हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को, जो कि जून 2023 का एडिशन है। फुल डिस्कशन के साथ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण जून के अपलोड हो चुके हैं। आप अगर उन्हें नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों वीडियो देखने के बाद आपको सभी करंट अफेयर्स एक मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, जो टॉपिक प्रतियोगिता दर्पण में नहीं होता है, क्रॉनिकल में जो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, सिर्फ उसे ही इस वीडियो में कवर किया गया है। कंप्लीट क्रॉनिकल बुक को कवर नहीं किया गया है, इसलिए प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्रॉनिकल। अब आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो पहला है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। तो देखा जाए तो 18 अप्रैल 2023 को हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष 5 देश देखें। ठीक है, सर्वाधिक वाले तो पहले स्थान पे आता है यूएसए, 666 यूनिकॉर्न है। चीन के पास दूसरा स्थान 316 है। भारत के पास तीसरा स्थान 68 यूनिकॉर्न है। और चौथे स्थान पर यूके है 49 के साथ। पांचवें स्थान पर जर्मनी है 36 यूनिकॉर्न के साथ। ठीक है, और सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले शीर्ष 5 शहर देखें तो केवल सैन फ्रांसिस्को में 181। सैन फ्रांसिस्को आपको यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहां पे आपको 181 यूनिकॉर्न है सैन फ्रांसिस्को में। न्यूयॉर्क में 126 है। फिर चाइना के बीजिंग में 79 है। ठीक है, और देखें शंघाई के चीन के शंघाई में 66 है, लंदन में 42 है। ठीक है, इंडेक्स के अनुसार कहा जाए तो भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न है। ठीक है, भारत में 138 है, जिसमें भारत के अंदर 68 है और भारत के बाहर जो भारतीयों के द्वारा है वो 70 यूनिकॉर्न है। यानी कुल मिलाकर भारत के पास 138 यूनिकॉर्न है। ठीक है, और भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न में देखें तो पहला स्थान आपको बायजूस का है, दूसरा स्विगी का, तीसरा ड्रीम इलेवन का। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जल निकायों की गणना रिपोर्ट। तो देखा जाए तो जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकाय की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इसका जो उद्देश्य है वह है कि भारत में जल संसाधनों की एक सूची प्रदान करना है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकायों के अतिक्रमण पर डेटा एकत्र करना है। ठीक है, देखा जाए तो गणना में देश में कुल जल निकाय जो है वो है 24,24,540। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है 7.47 लाख और सिक्किम में सबसे कम है 134। ठीक है, जल निकाय। अब देखा जाए रिपोर्ट के अनुसार तो 97.1% जल निकाय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि शहरी क्षेत्र में केवल 2.9% है। जल निकाय के बारे में देखें तो तालाब आपको 59.5% है, टैंक 15.7% है, जलाशय 12.1% है। जल संरक्षण योजनाएं, रिसाव, टैंक, रोकबंद ये आपको 9.3% है। झीलें 0.9% है और अन्य 2.5% है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो जल निकायों, वाटर बॉडी की संख्या के मामले में अगर देखें तो टॉप 5 राज्य के बारे में देखते हैं। इन टॉप 5 राज्य जो है, शीर्ष 5 राज्य है, वह 63% कवर करता है। पहला स्थान पे आता है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और पांचवा असम। ये पांच ये टॉप 5 राज्य जो है वो 63% कवर करता है जल निकाय का, यानी वाटर बॉडी की संख्या। फिर नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या देखें तो इसमें 5 राज्य जो टॉप है उसमें पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा है त्रिपुरा। ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष शीर्ष 5 राज्य देखें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य अगर है तो वो है पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक टैंक वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक झीलों वाला राज्य है तमिलनाडु और जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सबसे धनी मुख्यमंत्री पर एडीआर रिपोर्ट। एडीआर यानी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एसोसिएशन और इलेक्शन वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार भारत के 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री में से 29 करोड़पति हैं। ठीक है, और प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति जो है वो है 33.96 करोड़ रुपए। सबसे
अधिक संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री हैं उसमें पहला स्थान पे है जगन मोहन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के हैं, संपत्ति इनका है 510 करोड़ का। पेमा खांडू दूसरे स्थान पे है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 163 करोड़ की संपत्ति इनके पास। नवीन पटनायक तीसरे स्थान पे है, ओडिशा के हैं और 63 करोड़ से अधिक इसकी संपत्ति है। फिर आते हैं न्यूनतम संपत्ति वाले, तो सबसे कम संपत्ति जो है वो है ममता बनर्जी के पास। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास 15 लाख से अधिक है। और फिर केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, इनके पास 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। मोहनलाल खट्टर हरियाणा के हैं, जिनके पास 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान। तो देखा जाए तो हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की और इसमें भारत का जो स्थान है वो है 77वां। जो सबसे ऊपर है सबसे आपराधिक देशों में तो वो है वेनेजुएला पहले स्थान पे, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा स्थान पे है दक्षिण अफ्रीका, चौथे पे अफगानिस्तान, पांचवें पे हॉन्डुरस, छठे पे त्रिनिदाद, सातवें पे गयाना, आठवें पे सीरिया, नौवें पे सोमालिया और 10वां पे जमैका। ठीक है, और यहाँ भारत का स्थान 77वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में न्याय रिपोर्ट 2022। तो देखा जाए तो 4 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में भारत में न्याय रिपोर्ट यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभ अर्थात पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता का समग्र आंकड़ा पर आधारित है। ठीक है, ये न्याय रिपोर्ट जो है वो न्याय वितरण जो है वो 4 स्तंभ के आधार पे है, मतलब पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता के समग्र आंकड़ों पर। और शीर्ष न्याय वाला राज्य देखें, जो 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले बड़े राज्यों में देखें तो शीर्ष न्याय वाले राज्य में है आपको कर्नाटका पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, तेलंगाना तीसरे पे, गुजरात चौथे पे और आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे। फिर देखिए शीर्ष न्याय वाले राज्य जिसकी आबादी 1 करोड़ से कम है यानी छोटे राज्य हैं, तो पहले स्थान पे है सिक्किम, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माना। माना जो है वो पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। देखिए माना जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड का एक गांव है जिसको भारत का पहले अंतिम गांव माना जाता था, अब उसको पहला गांव के रूप में मान्यता दिया गया। ठीक है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सीमा गांव के प्रवेश द्वार पर संकेतक बोर्ड लगाकर माना की अद्यतन स्थिति घोषित की है, मतलब वहां बोर्ड लगाकर दिखाया गया है कि माना जो है वो भारत का पहला गांव है। ठीक है, माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम से ये लगभग 3 किलोमीटर आगे चीन सीमा से सटे माना गांव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से उत्तराखंड सहित देश का हर सीमावर्ती क्षेत्र विकसित हो रहा है। वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम क्या है? तो देखिए यह कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो कि चयनित सीमा समुदायों के निवासियों के जीवन के मानकों का ऊंचा करना है, साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे है इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत की उत्तरी सीमाओं पर स्थित 19 जिलों को 46 ब्लॉकों में स्थित 2,967 गांवों का विकास करना है। ठीक है, ये वाइब्रेंट विलेज है उसमें है 19 जिलों के 46 ब्लॉक स्थित 2,967 गांव का विकास करना। और ये कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख संगठित क्षेत्र जैसे राज्यों के सीमा समुदाय को कवर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी। तो देखा जाए तो 18 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी ने लगभग 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लगभग 407 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 परियोजना शामली जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए है, जिसका उद्देश्य है यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई करना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत 7 घाटों का विकास की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
इन घाट में जो 7 घाट हैं जिसका विकास करना है इस महाकुंभ की तैयारी के लिए, प्रयागराज में 2025 में लगने वाला है। तो ये प्रयागराज में जो लगेंगे वो 7 घाट हो गए। दशाश्वमेध घाट, किला घाट, नौकायान घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट और रसूलाबाद घाट शामिल है। बिहार में इन परियोजनाओं में गंगा की सहायक नदी है क्यूल नदी। क्यूल नदी में प्रदूषित जल से प्रवाह को रोका जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो मध्य प्रदेश की परियोजना में यमुना की सहायक नदी क्षिप्रा नदी में गंदे जल को आने से रोका जा सकेगा। और उत्तराखंड के हरिद्वार में घाट विकास के लिए भी एक परियोजना को स्वीकृत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो देखा जाए तो 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 दिवसीय वैश्विक बहुउद्देशीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो 20 से 21 अप्रैल को संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से किया गया। शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो था समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन है। शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर गौर करना है, जो सदियों से बुद्ध धर्म के अभ्यास से लगातार समृद्ध होती रही हैं। लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, जो नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ उसमें 30 देशों के प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, और नालंदा 5वीं और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग 700 तक धर्म शिक्षा का सबसे महान केंद्र में से एक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा की आधुनिक प्रणाली से पहले का है। ठीक है, और यह मूल्य शिक्षा और चरित्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए आगे देखें। तो नेक्स्ट है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल। ठीक है, जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो है केरल। केरल ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाया है, जो देश में अपनी तरह का पहला बजट है। जल बजट राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। इस बजट के पहले चरण में 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 पंचायतों ग्राम पंचायतों का शामिल किया गया है। ठीक है, पहले चरण में 15 ब्लॉक पंचायत को और 94 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। परियोजना के पहले और दूसरे चरण के तहत लगभग 7,290 किलोमीटर सिंचाई नेटवर्क का पहले से ही कायाकल्प किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं जीआई टैग की ओर। तो बिहार का कुछ प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे जीआई टैग को कहते हैं हम लोग भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो देखिए, तो 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर में उद्वंतपुर का खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी का बालूशाही, हाजीपुर का चिनिया केला, नालंदा की मशहूर 52 बूटी कला और गया का पत्थर कोटी कला को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, उसी तरह से मरचा चावल को भी दिया गया। मरचा चावल आपको पश्चिम चंपारण जिले के सुगंधित मरचा चावल या मेरचा धान को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो ये 4 अप्रैल को हुआ था। इन सबको जो हुआ वो 23 अप्रैल को प्राप्त हुआ, लेकिन मरचा चावल को 4 अप्रैल को प्राप्त हुआ था। मरचा चावल धान जो है वो इस विशेष किस्म का आकार काली मिर्च से मिलता है। ठीक है, काली मिर्च की तरह ये मिलता जुलता है मरचा चावल, और ये सुगंधित और स्वादिष्ट होता है। इससे बनने वाला जो सुगंधित चूरे की देश में ख्याति है, और इसकी औसत उपज जो है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल होते हैं, और इस धान का पौधा लंबा होता है। इसकी उपज 145 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं तमिलनाडु के प्रोडक्ट की ओर, जो है जीआई टैग दिया गया। तमिलनाडु का है कम्बम अंगूर और मन्ना मदुराई पॉटरी। तो कम्बम अंगूर के बारे में देखें तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध कम्बम पन्नीर थाराचाई को जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसे कम्बम अंगूर के रूप में भी जाना जाता है। ये बैंगनी भूरे रंग के होते हैं एवं बेहतर स्वाद हेतु ये जाने जाते हैं।
तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत का अंगूर शहर के रूप में जाना जाता है, जहां पनीर थाराचाई की खेती की जाती है। यह किस्म, जिसे मस्कट हैम्बक के नाम से भी जाना जाता है, अपनी तीव्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता के लिए ही जानी जाती है। नेक्स्ट है मन्ना मदुराई पॉटरी, ये भी तमिलनाडु का है। तो देखिए मन्ना मदुराई पॉटरी जो कि एक मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है, एक अनूठा शैली से बनाया गया एक मिट्टी का बर्तन है। शिल्प कौशल के लिए ये हाल ही में इसको भौगोलिक टैग दिया गया, मतलब भौगोलिक संकेतक दिया गया, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले मन्ना मदुराई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया है, तो वह बसोहली पेंटिंग। जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है उसमें विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, यह जम्मू क्षेत्र का प्रथम हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। इसे कागज, कपड़े या लकड़ी और प्राकृतिक रंजक और रंगों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का है बनारसी पान। वाराणसी से संबंधित ये बनारसी पान जो है वो 3 अन्य उत्पाद जैसे कि बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भट्टा बैगन और अदमचीनी चावल, इसको भी जीआई टैग दिया गया। इन 4 उत्पादों को शामिल होने से अकेले काशी क्षेत्र में भी जीआई टैग के मामले में देखा जाए तो कुल 22 प्रोडक्ट हो गए हैं जिसको जीआई टैग दे दिया गया सिर्फ काशी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय को सांकेतक संरक्षित भौगोलिक संकेतक दिया गया, ठीक है, यानी पीजीआई दिया गया। तो देखा जाए तो 29 मार्च को यूरोपीय आयोग ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली जो चाय किस्म है कांगड़ा चाय, उसको संरक्षित भौगोलिक पीजीआई संकेतक दर्जा दिया गया है। पीजीआई टैग मिलने के बाद हुआ यूं कि हिमाचल की चाय जो है वो यूरोप तक निर्यात हो सकेगी। ये चाय पश्चिम हिमालय में धौलाधर पर्वत श्रृंखला की ढलानों पर समुद्र तल से 900 से 1400 मीटर ऊपर उगाई जाती है। इसमें अखरोट जैसी उड़ी संगत सुगंध आती है और बाद में ये मीठा स्वाद है। कांगड़ा चाय हरी और काली दोनों तरह की होती है। काली चाय का स्वाद मीठा होता है और हरी चाय का स्वाद सुगंधित लकड़ी की तरह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। तो सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट। सीरिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। इसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आई कैप्टेगन के उत्पादन और निर्यात से आती है। ठीक है, इसके अधिकांश जो विदेशी मुद्रा आय है, इनकम है जो विदेशी मुद्रा का, वो अधिकांश हिस्सा जो है वो कैप्टेगन के उत्पादन और निर्यात से आती है। ठीक है, सीरिया जो है वो कैप्टेगन का प्रमुख उत्पादक है जिसका अधिकांश हिस्सा खाड़ी क्षेत्र के निर्यात किया जाता है। ठीक है, खाड़ी क्षेत्र में इसको निर्यात कर दिया जाता है और नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया के विदेशी मुद्रा में 90% हिस्सा है। सीरिया जो है जितना विदेशी मुद्रा कमाता है उसमें 90% जो है ये नशा का जो प्रोडक्ट है कैप्टेगन, ठीक है, उससे कमाता है। नार्को स्टेट का अर्थ है उस देश से है, मतलब कि जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। सीरिया खासतौर पर एम्फिटेन और जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। इसे कैप्टेगन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। कैप्टेगन क्या है? तो ये एक प्रकार का टैबलेट है जो एम्फेटिन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात, निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के राष्ट्रपति। तो 19 अप्रैल 2023 को मिगुएल डियाज कैनेल जो कि पीपल पावर के नेशनल असेंबली द्वारा दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्यूबा गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किए। साल्वाडोर वाल्डेस मेसा और को भी उपराष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। साल्वाडोर वाल्डेस मेसा को भी उपराष्ट्रपति बनाया गया फिर से, और डियाज कैनेल को 97.66% वोट मिले हैं जबकि वाल्डेस मेसा को 93.4% वोट मिले हैं। ठीक है, इसको राष्ट्रपति के लिए वोट मिला है और वाल्डेस मेसा को उपराष्ट्रपति के लिए वोट मिला है। देखा है तो सदन की कुल 462 सदस्य में से
459 ने डियास कैनल के कार्यकाल को और 5 साल के लिए बढ़ाने के पक्ष में वोट दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि जॉर्जिया में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, हिंदू फोबिया मतलब हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह। तो देखिए, तो अमेरिका की जॉर्जिया असेंबली ने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव को पारित किया। यह इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला अमेरिका के जो राज्य है वो पहला राज्य बन गया है। कौन? तो जॉर्जिया। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है। प्रस्ताव में कहा गया कि यह धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था प्रणाली को सम्मिलित करता है। ठीक है, प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि हिंदू धर्म ने योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया। साथ ही इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है तथा इसने लाखों लोगों का जीवन को सुधारा है। विश्व में 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बहरीन। बहरीन में गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की गई। तो देखा जाए तो 4 अप्रैल को बहरीन सरकार के द्वारा गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू करने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य है कि बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजना के साथ स्थानीय और विदेशी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित सेवा और लाभ प्रदान करना है। 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश वाली कंपनियां या बहरीन के 500 से अधिक नौकरियां सृजित करने वाली कंपनियों को यह लाइसेंस के लिए पात्र माना गया है। ठीक है, जो 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करने वाली कंपनी हो या फिर बहरीन में 500 से अधिक नौकरियां सृजित करने वाली कंपनी हो, वो इस लाइसेंस के पात्र होंगे, गोल्डन लाइसेंस के। गोल्डन लाइसेंस में निवेश के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचा सेवा जैसी सरकारी सेवाओं तक सुव्यवस्थित पहुंच शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। एमआरएफ दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड। विश्व में सबसे वैल्यूएबल और सबसे मजबूत टायर ब्रांड्स पर ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार एमआरएफ लिमिटेड विश्व के दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरा है। इसे ब्रांड स्ट्रेंथ में 100 में से 83.2 स्कोर मिला है और AAA ब्रांड रेटिंग भी दी गई है इसको, एमआरएफ को। इसे विश्व में दूसरा सबसे तेजी से बढ़ते टायर ब्रांड के रूप में भी जाना जाता है और एमआरएफ को सबसे वैल्यूएबल भारतीय टायर ब्रांड के रूप में भी जाना जाता है। सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन वैल्यू में हाई स्कोर किया और शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय टायर कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बाय नाउ पे लेटर सुविधा का आरंभ किया गया। तो देखिए 11 अप्रैल 2023 को आईसीआईसीआई बैंक में क्यूआर कोड स्कैन करके जो यूपीआई भुगतान होते हैं उसको अब आसान ईएमआई सुविधा बाय नाउ पे लेटर शुरू कर दिया गया है। ठीक है, मतलब आप स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू, अब उस पे भी आप बाय नाउ पे लेटर कर सकते हैं। ठीक है, ईएमआई के रूप में कर सकते हैं इसको। अब इस सुविधा का लाभ इलेक्ट्रॉनिक्स, किराने का सामान, फैशन परिधान, यात्रा और होटल बुकिंग जैसी कई श्रेणियों में उठाया जा सकता है। ग्राहक जो है वो 3, 6 और 9 महीनों में आसान किस्तों में 10,000 से अधिक लेन देन राशि का भुगतान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूपीआई ने मार्च में 8.7 अरब लेन देन प्रक्रिया पूरी की। ठीक है, तो देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है और वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। राष्ट्रीय भुगतान निगम के डाटा के अनुसार मार्च 2023 में यूपीआई ने 8.7 अरब लेन देन प्रक्रियाएं की, जो कि रुपए के हिसाब से 14.05 ट्रिलियन के बराबर है। ठीक है, और ये उपलब्धि जो है वो यूपीआई के आरंभ से अब तक के लिए सर्वाधिक है।
मार्च 2023 में यूपीआई लेन देनों की मात्रा में 60% वृद्धि और मूल्य में 46% वृद्धि दर्ज की गई, और जो कि पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में अधिक है। ठीक है, 46% वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में उसी अवधि में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई। तो देखा जाए 31 मार्च 2023 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नई दिल्ली में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की इस नई सर्विस के साथ ग्राहक अब अपने मोबाइल फोन के माध्यम से व्हाट्सएप खाते और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को आसानी से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और देखा जाए तो इस नई व्यवस्था के तहत व्हाट्सएप मैसेजिंग समाधान एयरटेल आईक्यू के जरिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। एयरटेल आईपीपीबी ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक के साथ निर्बाध रूप से जोड़ने में सक्षम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर। तो देखा जाए तो 18 अप्रैल को भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेन देन में सर्वोच्च स्थान रहा है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का। 65 अरब डॉलर के 2.9 करोड़ लेन देन हुए हैं। और दूसरा स्थान रहा दिल्ली का, जहां 50 अरब डॉलर के 1.96 करोड़ के लेन देन हुए हैं। मुंबई का तीसरा स्थान है 49.5 अरब डॉलर का 187 करोड़ लेन देन। और पुणे में 32.8, ठीक है, 32.8 हुए हैं। 15 करोड़ के लेन देन हुए हैं 32.8 अरब के। ठीक है, 15 करोड़ लेन देन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए। तो देखा जाए तो 1 अप्रैल 2023 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में कुल जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी 29,546 करोड़ और राज्य जीएसटी जो है एसजीएसटी वो है 37,314 करोड़। ठीक है, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी का आंकड़ा है। फिर देश के माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संग्रह जो है मार्च में 13% से बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ठीक है, 13% बढ़ा जो कि 1.6 लाख करोड़ रुपए अधिक रहा। जीएसटी का सर्वाधिक संगठन अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का हुआ था और वर्ष 2022-23 में कुल सकल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपए हुआ। राज्य में जीएसटी संगठन वृद्धि के मामले में मिजोरम पहले स्थान पर है। यहां साल 2021-22 के मुकाबले में 22-23 में जीएसटी संग्रह 91.16% की बढ़ोतरी हुई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट रेलवे कंपनी आरवीएनएल को मिला नवरत्न स्टेटस। तो देखा जाए तो 26 अप्रैल 2023 को भारत सरकार की रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सीपीएसई में अपग्रेड किया गया। आरवीएनएल जो है यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, उसमें रेल मंत्रालय के तहत एक मिड कैप कंपनी है। वर्ष 2023-22 के लिए आरवीएनएल वार्षिक कारोबार 19,381 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 1,087 करोड़ रुपए था। और आरवीएनएल को भारत में सीपीएसई के बीच 13वीं नवरत्न कंपनी बनाता है। नवरत्न सीपीएसई कंपनी वह कंपनियां होती हैं मतलब कि जो स्थापित हो चुकी हैं, लाभदायक होती हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर कहां लॉन्च किया। तो ये मुंबई में लॉन्च किया है। और एचडीएफसी बैंक में किसे उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो ये है कैजाद भरूचा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं विविध की ओर। पहला है लॉक्ड सील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास 2023। तो विश्व का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्ड सील्ड का वार्षिक संस्करण नाटो सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस द्वारा तल्लिन यानी एस्टोनिया में किया गया।
38 देशों सहित नाटो साथियों और भागीदारों का 3000 से अधिक प्रतिभागी इस अभ्यास में शामिल हुए। लॉकसिल नामक अभ्यास में रियल टाइम हमलों से कंप्यूटर सिस्टमों की सुरक्षा और टैक्टिकल फैसले लेने का अभ्यास किया गया। लॉकसिल 2023 साइबर सुरक्षा की सीमाओं को बढ़ाएगा और आधुनिक खतरों से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम और रणनीतियों का उजागर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच। तो 5 अप्रैल 2023 को अंडमान और निकोबार कमान भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई कवच नामक एक सहयोगी सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल में समन्वय और संयुक्त युद्ध क्षमता में सुधार करना। अब देखा जाए तो इस अभ्यास में खुफिया, निगरानी और जासूसी के लिए संयुक्त गतिविधियों पर भी ध्यान केंद्रित था और इस अभ्यास में सैनिक एम्फीबियस लैंडिंग, एयर लैंडिंग ऑपरेशन, हेलीबॉर्न ऑपरेशन और विशेष बल कमांडो के त्वरित प्रवेश जैसे कई अभ्यास किए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एफ इंडेक्स 2023। तो देखा जाए तो 16 मार्च से 29 मार्च 2023 तक अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स का दूसरा संस्करण पुणे स्थित औंध में विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया। अभ्यास में 124 प्रतिभागियों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों तथा भारत की सिख, मराठा और महार रेजिमेंटों के सैनिकों ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य है सकारात्मक सैन्य संबंधों का निर्माण करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिदेश के तहत मानवतावादी माइन कार्रवाई और शांति वाहिनी प्रचालनों का निष्पादन करना था। अभ्यास के दौरान एक इक्विपमेंट डिस्प्ले का आयोजन किया गया जिसमें मेक इन इंडिया के तहत 32 उद्योगों के विनिर्मित 75 स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है माउंट किलिमंजारो पर साड़ी पहनकर चढ़ाई करने वाली पहली महिला। तो देखा जाए तो 31 मार्च को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की रहने वाली पर्वतारोही अंजलि शर्मा ने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर साड़ी व पारंपरिक गद्दी पोशाक लुआ चंडी पहनकर चढ़ाई की। इसके लिए उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। अंजलि का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति को बढ़ावा देना था और जहां से इस पारंपरिक पोशाक की उत्पत्ति होती है उसको बढ़ावा देना था। ठीक है, माउंट किलिमंजारो के बारे में देखें तो ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है जिसका शिखर समुद्र तल से 5895 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत और विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। ये आपको पीडी बुक का है। ठीक है, पीडी का है जो पिछले वीडियो में छूट गया था। ठीक है, या फिर वीडियो लंबा होने के कारण उसे हटा दिया गया था, उसको इस वीडियो में हम लोग ऐड कर रहे हैं। पुरस्कार सम्मान प्रतियोगिता दर्पण का है। तो देखा जाए तो चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2022-23। ठीक है, पत्रकारिता पुरस्कार है चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार। तो ये दिया गया है आपको धन्य राजेंद्रन को। ठीक है, धन्य राजेंद्रन जो कि न्यूज मिनट्स के सह संस्थापक और प्रधान संपादक हैं। ठीक है, और देखा जाए तो इस पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1980 में और ये पुरस्कार किसी महिला पत्रकार को ही दिया जाता है पिछले 41 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र भूषण 2022। तो महाराष्ट्र भूषण 2022 के बारे में देखें तो 16 अप्रैल 2023 को मुंबई में एक समारोह में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और उनकी कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुरस्कार को प्रदान किया और पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए वो है दत्तात्रेय नारायण और अप्पा साहिब धर्माधिकारी। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, पुरस्कार के तहत कुल 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन के वर्ष 2022 के पुरस्कार सरस्वती सम्मान।
तो देखा जाए तो 15 मार्च 2023 को के बिरला फाउंडेशन के साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का 32वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, साहित्य क्षेत्र का वर्ष 2022 का जो 32वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान है उसे प्रदान करने की घोषणा की गई है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 15 मार्च को। जो विजेता है वो है शिव शंकरी। शिव शंकरी जो कि तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार उन्हें वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके संस्मरण सूर्य वामसन के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। देखा जाए तो के बिरला फाउंडेशन के जो साहित्य के क्षेत्र का ये पुरस्कार है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में फाउंडेशन के 2 अन्य पुरस्कार, व्यास सम्मान व बिहारी पुरस्कार। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देखें तो व्यास सम्मान 2022 जो है इसके विजेता कौन है, तो यह है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। व्यास सम्मान 2022 ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विजेता है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये पुरस्कार उनके वर्ष 2018 में जो प्रकाशित उपन्यास थी जिसका नाम था पागल खाना, उसके लिए दिया गया। ठीक है, पागल खाना के लिए दिया गया। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह के साथ 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अब आते हैं बिहारी पुरस्कार 2022 में। तो ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है वर्ष 2022 का, और ये 32वां बिहारी पुरस्कार था जिसके विजेता थे डॉक्टर माधव हांडा जो कि राजस्थान के हैं। डॉक्टर माधव हांडा राजस्थान के। देखिए, ये राजस्थान के ही जो किसी भी साहित्यकार को जो दिया जाता है पिछले 10 वर्षों में, ये हिंदी अथवा राजस्थानी में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है, और वो किसी राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को दिया जाता है। ठीक है, और ये जो दिया गया है डॉक्टर माधव हांडा को जो कि राजस्थान के हैं। ठीक है, वर्ष 2022 में इनके प्रकाशित उनकी साहित्य है आलोचना कृति पचरंग चोला पहाड़ सखीरे। ठीक है, इसके लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ओर। तो देखा जाए तो पुरुषों में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो जीता है वो है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और महिला में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो है वो है बेथ मुनी। बेथ मुनी कहाँ की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। फिर लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड विजडन में नामित किया गया है सूर्य कुमार यादव को। भारत के सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है। देखा जाए तो विजडन के वर्ष 2022 के जो 5 क्रिकेटरों में शामिल हैं उसमें एक हरमनप्रीत कौर भी है। भारत की हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेटर है। ठीक है, और पहली बार भारत की किसी महिला क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया। फिर दूसरा है टॉम ब्लेंडल जो है वो न्यूजीलैंड के हैं। फिर है बेन फॉक्स जो कि इंग्लैंड के हैं। फिर है डेरिल मिशेल, ये है न्यूजीलैंड के। और पांचवा है मैथ्यू पॉट्स इंग्लैंड के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब नेक्स्ट है भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। तो देखा जाए तो अप्रैल 2023 में जो भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं और गणितज्ञ हैं प्रोफेसर सी आर राव को अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखा जाए तो ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है, और जो पुरस्कार की राशि है वो है $80,000। सांख्यिकी के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार की तुल्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023। तो देखा जाए तो 15 अप्रैल 2023 को वर्ष 2023 की 59वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल दौर जो है वो मणिपुर में इंफाल में संपन्न हुआ। ठीक है, विजेता कौन चुनी गई, तो इसमें नंदनी गुप्ता चुनी गई हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड चुनी गई हैं नंदनी गुप्ता जो कि राजस्थान की हैं, राजस्थान के कोटा शहर की, और ये 19 वर्षीय है। इस प्रतियोगिता में 30 सुंदरियों ने इंफाल में फाइनल दौर में शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखा जाए तो प्रथम उप विजेता जो है वो है श्रेया पूजा, 22 वर्षीय दिल्ली की है श्रेया पूजा। विजेता है नंदिनी गुप्ता 19 वर्षीय, और उप विजेता प्रथम जो उप विजेता है वो है श्रेया पूजा 22 वर्षीय दिल्ली की। द्वितीय उप विजेता है थौना ओजम स्ट्रेला लुवांग। ठीक है, ये 21 वर्षीय है मणिपुर की। फिर नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीतने वाली
नंदनी गुप्ता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधित्व करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किरण नडार। किरण नडार को फ्रांसीसी सम्मान। तो देखा जाए तो अप्रैल 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण नडार को। ये HCL के संस्थापक शिव नडार की पत्नी है। यह पुरस्कार जो है उन्हें कला के क्षेत्र में उस उत्कृष्ट योगदान तथा भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए दिया गया। और नई दिल्ली में एक समारोह में फ्रांस के भारत स्थित राजदूत इमैनुअल लेनेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 27 अप्रैल 2023 को वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वां वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण मुंबई में हुआ। ठीक है, कुछ प्रमुख सूचियां देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला वो मिला गंगूबाई काठियावाड़ी को। निर्देशक थे संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस में दिया गया है बधाई दो को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस जो चुना गया है वो संजय मिश्रा को चुना गया है फिल्म वध के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स चॉइस ये भूमि पेडनेकर को दिया गया है बधाई दो, और तब्बू को दिया गया है भूल भुलैया 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें तो सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता कौन चुने गए हैं, तो ये अंकुश गेदम, जो कि फिल्म का नाम है झुंडू। और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री जो है वो है आंद्रिया केविचुसा। ये अनेक फिल्म से हैं। ठीक है, फिल्म का नाम है अनेक। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो चुने गए वो है संजय लीला भंसाली, बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर चुने गए हैं जसपाल सिंह संधू और राजीव बर्णवाल को वध फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है वो है अनिल कपूर, फिल्म जुग जुग जियो के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है शीबा चड्डा, बधाई दो के लिए। और सर्वश्रेष्ठ संवाद जो है वो है प्रकाश कपाड़िया और अन्य, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। ठीक है, ये पूरा लिस्ट आपको PDF में दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान में। पुरस्कार सम्मान में पहला है सोनम वांगचुक को संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। सोनम वांगचुक को मिला है संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। देखा जाए तो 10 अप्रैल 2023 को श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट नामक डायमंड क्राफ्टिंग और निर्यात कंपनी एवं उसके फिलैंथ्रोपिक आर्म श्री रामकृष्णा नॉलेज फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिष्ठा संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार का सम्मान सोनम वांगचुक को दिया गया। वांगचुक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के फाउंडर डायरेक्टर हैं और पुरस्कार में 1 करोड़ का नगद पुरस्कार भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी। देखा जाए तो 20 अप्रैल को विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल VR चौधरी ने सम्मानित किया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपिका भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए विंग कमांडर मिश्रा को वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। 2 IAF अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक, 13 अधिकारियों को वायु योद्धाओं को वायुसेना पदक शौर्य, 13 अधिकारियों को वायुसेना पदक और 30 विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कुल 58 व्यक्तियों को भारतीय वायुसेना से 57 और सेना से 1 ने वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, वायुसेना से 57 लोगों ने और सेना से 1 ने वीरता पुरस्कार हासिल किया, यानी कुल 58 लोगों को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्साह पटनायक। उत्साह पटनायक को मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2023। तो 17 अप्रैल को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को 2023 मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार एक राष्ट्रीय स्तर की जूरी द्वारा चुने गए उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। देखा जाए तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड
ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। तो इसके लिए देखें तो अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा आयोजित 13वें प्रबंधन भारत पुरस्कार समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। विजेता है कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। ये पुरस्कार बिरला को पिछले 10 वर्षों में भारतीय उद्योग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो 24 अप्रैल 2023 को प्रख्यात गायिका आशा भोसले को मंगेशकर ट्रस्ट के द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कश्मीर की आलिया मीर को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। आलिया मीर को जम्मू कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं। आलिया को यह पुरस्कार कश्मीर में भालू बचाव, जंगली जानवरों का बचाव, रिहाई, घायल जानवरों का देखभाल और वन्य जीव शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान। तो 5 अप्रैल 2023 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे ड्यूडा ने पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल प्रदान किया। यह सम्मान जेलेंस्की को सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उनकी असाधारण सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। रतन टाटा को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। देखिए, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन है रतन टाटा, उनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशेष सेवा की उपाधि जो है, ठीक है, विशेष सेवा के लिए जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी में नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 24 अप्रैल 2023 को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 के 6 विजेताओं की घोषणा की गई और उन 6 विजेताओं का नाम देखिए तो पहला है ब्राजील के एलेसेंद्रा कोरापो मुंड्रुकुगु, और दूसरा है जाम्बिया के चिल्कवा मुंबा, तीसरा है इंडोनेशिया के दलिमा सिलालाही, चौथा है अमेरिका के डायने विल्सन, पांचवा है फिनलैंड के टेरो मस्टोनन और छठा है तुर्की के जफर किजियलकाया। यह पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप से भी जाना जाता है। देखा जाए तो यह पुरस्कार जो है 6 महाद्वीपीय क्षेत्र में प्रत्येक यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, द्वीपों और द्वीप देशों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को शामिल करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दलाई लामा। दलाई लामा को 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। देखा जाए तो 26 अप्रैल को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार 64 साल बाद मिला है। कैसे? तो देखिए, एक्चुअली इनको जो अवार्ड है वो 1959 में चुना गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए, लेकिन जब उस समय क्या हुआ था कि चीन की वजह से वो तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे और इस वजह से पुरस्कार लेने नहीं जा सके। ठीक है, दलाई लामा को यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं नियुक्तियों की ओर, मतलब अपॉइंटमेंट। तो देखा जाए तो कर्नाटका बैंक के अंतरिम सीईओ नियुक्त हुए हैं शेखर राव। फिर है आवास विकास कंपनियों के शीर्ष संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बोमन आर ईरानी, रुस्तम जी ग्रुप के चेयरमैन और सह प्रबंधक हैं। फिर नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज टास्क फोर्स के 5 सह अध्यक्षों में से एक भारतीय मूल के शिक्षाविद नियुक्त, तो ये हुए हैं नीली बेंदापुरी।
नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं रत्नाकर पटनायक। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का वारंट ऑफिसर कौन नियुक्त हुआ, तो ये हुआ है मुरुगेश्वरन सबाबी सुब्रमण्यम, यानी ये एक ब्रिटिश हिंदू है, मुरुगेश्वरन सुब्रमण्यम। ठीक है। तो नेक्स्ट है फिकी, फिकी महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष, तो ये बने हैं सुधा शिव कुमार। नेक्स्ट है एक्सेस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ नियुक्त, तो ये हुए हैं प्रणव हरिदासन। चलिए आगे देखें। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है तारिक फतेह। तारिक फतेह जो है वो पाकिस्तान मूल के कनाडाई लेखक और पत्रकार तारिक फतेह का 73 वर्ष की आयु में कनाडा में निधन हो गया। नेक्स्ट है जलाबाला वैद। जलाबाला वैद जो है वो देखा जाए तो ये रंगमंच अभिनेत्री, प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री और अक्षरा रंगमंच की सह संस्थापक, ठीक है, प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री हैं और अक्षरा रंगमंच की सह संस्थापक जलालाबाला वैद का 9 अप्रैल को निधन हो गया। नेक्स्ट है सलीम दुरानी। सलीम दुरानी जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे। सलीम दुरानी 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। तो पहला है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, इसके लेखक हैं बोरिया मजुमदार। नेक्स्ट है क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट के लेखक हैं टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा है क्रॉस कोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं खेलकूद की ओर। पहला है किप्टन के लंदन मैराथन जीता। किप्टन ने लंदन मैराथन जीता है, तो ये 23 अप्रैल को लंदन मैराथन में केनिया के किप्टन कैल्विन किप्टन ने जीता है इसको। 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड समय लगाया ने दौड़ पूरी करने में और लंदन मैराथन को इसने जीत दर्ज की। नेक्स्ट है स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया। तो देखा जाए तो 21 अप्रैल को स्टार स्पोर्ट्स ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपने नवीनतम बिलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। स्टार स्पोर्ट्स ने 2017 में अपने रोस्टर को 2 राजदूतों से बढ़ाकर अब 6 कर दिया है, जिसमें विराट कोहली भी शामिल है। नेक्स्ट है कि इसी में आगे है कि बिलीव एम्बेसडर देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विभिन्न आईपीएल टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो भारत की नित्याश्री सुमति ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पेरू की गिउलियाना पोवेदे फ्लोरेस को हराकर 2 स्वर्ण पदक जीते। नित्या ने इसी श्रेणी के मिश्रित युगल फाइनल में शिवराजन सोलमलाई के साथ जोड़ी बनाकर हांगकांग की चू मान काई और काई विंग केई की जोड़ी को हराकर स्वर्ण जीता। ठीक है, ये पैरा बैडमिंटन में SH6 श्रेणी का था और इस श्रेणी में छोटे कद के विकार वाले प्रतियोगी भाग लेते हैं। पुरुष डबल्स में प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने स्वर्ण जीते। सिंगल्स में प्रमोद ने रजत और सुकांत ने कांस्य जीते। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गैरी बैलेंस। गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। गैरी ने इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दोनों ही देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। ठीक है, ये दोनों देशों के लिए, इंग्लैंड के लिए भी और जिम्बाब्वे के लिए भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है इन्होंने। और देखा जाए तो बैलेंस ने साल 2014 से 17 के बीच इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैचों में 4 शतक बनाए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। 13 अप्रैल को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, देखिए अमन सहरावत पुरुषों की कैटेगरी में 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। अनिरुद्ध गुलिया पुरुषों की 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। दीपक जो है पुरुषों की 79 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता। रूपिन ग्रीको रोमन 55 किलोग्राम में रजत पदक जीता। नीरज चिकारा ग्रीको रोमन में 63 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। सुनील कुमार ग्रीको रोमन में 87 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, और विकास ग्रीको रोमन 72 किलोग्राम में कांस्य पदक। फिर अंतिम पंघाल जो है वो महिलाओं की 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता।
निशा दहिया महिलाओं के 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत पदक जीता। ठीक है, इसी तरह सभी लिस्ट दिया गया है, पीडीएफ में आपको सब दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है बॉस्टन मैराथन। बॉस्टन मैराथन देखा जाए तो 17 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मैसाचुसेट्स में बॉस्टन में 127वीं बॉस्टन मैराथन दौड़ संपन्न हुई। फुल मैराथन था, लगभग इसका जो डिस्टेंस होता है मैराथन का वो है 42.195 किलोमीटर। पुरुष वर्ग में देखें तो प्रथम रैंक पे आया है इवांस चैबेट केनिया के, जिन्होंने 2 घंटा 5 मिनट और 54 सेकंड लिए। द्वितीय स्थान पे है गैब्रियल गिए जो कि तंजानिया के हैं, इसने 2 घंटा 6 मिनट और 4 सेकंड लिए। तीसरे स्थान पे है बेंसन किप्रूतो, ये भी केनिया के हैं, 2 घंटा 6 मिनट और 6 सेकंड में। महिला कैटेगरी में देखें तो हेलेन ओबिरी केनिया के हैं, 2 घंटा 21 मिनट और 38 सेकंड में लिया। अमाने बोरिसो दूसरे स्थान पे है इथियोपिया के, 2 घंटा 21 मिनट 50 सेकंड लिया। और लोना सालपीटर इजराइल के हैं, 2 घंटे 21 मिनट और 57 सेकंड लिए इन्होंने। ठीक है, ये महिला कैटेगरी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड श्रीलंका श्रृंखला 2023। तो देखा जाए तो मार्च अप्रैल 2023 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट और 3 ओडीआई और 3 टी20 मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। टेस्ट श्रृंखला के जो विजेता रहे वो है न्यूजीलैंड, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली है न्यूजीलैंड ने। और ओडीआई श्रृंखला न्यूजीलैंड ने 2-0 से ये भी जीत ली है। टी20 श्रृंखला जो है उससे भी न्यूजीलैंड ने ही जीता 2-1 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 5 भारतीय क्रिकेटरों को एमसीसी की मानद सदस्यता। तो एमसीसी की मानद सदस्यता दी गई है 5 भारतीय क्रिकेटरों को, और ये 5 विभिन्न देशों की कुल 117 क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए एमसीसी मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता प्रदान की गई। देखा जाए तो इसमें भारत और इंग्लैंड के 5-5 खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के 2 तथा वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका टीम के एक क्रिकेटर शामिल है। ठीक है, 5 भारतीय क्रिकेटरों में से इस बार एमसीसी के जो आजीवन मानद सदस्यता दी गई है उसमें एमएस धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड ग्लास पंजाब आई लीग के 16वें संस्करण की विजेता। तो देखा है तो 12 नवंबर 2022 को 12 नवंबर 2022 से 12 मार्च 2023 तक सत्र 2022-23 के आई लीग के 16वें संस्करण के लिए 12 क्लबों की टीमों के बीच कुल 132 फुटबॉल मैच खेले गए। ठीक है, विजेता रहा राउंड ग्लास पंजाब टीम, अंक रहे इसके 52। दूसरे स्थान पर रहे श्रीनिदाद डेक्कन फुटबॉल क्लब, अंक रहे 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2022-23। तो देखा जाए तो वर्ष 2022-23 की पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के लिए 36 टीमों के बीच ग्रुप मैच हुआ। ठीक है, और ये भारत के विभिन्न शहरों में खेले गए। मार्च 2023 में सेमीफाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच सऊदी अरब में रियाद में खेले गए। फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराकर कर्नाटका ने 2022-23 के लिए जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसे जीतने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, किसने जीता? तो कर्नाटका ने जीता है। किसे हराया? तो मेघालय को हराया। ठीक है, अब देखा जाए तो तीसरे स्थान पे रहा सेना, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो चुने गए वो कर्नाटका के रहे रॉबिन यादव, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे रजत पॉल लिंगदो मेघालय के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023। तो 4 से 9 अप्रैल 2023 को फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट संपन्न हुआ। पुरुष एकल के विजेता रहे प्रियंशु राजावत भारत के, और उप विजेता रहे मैग्नस जॉनसन डेनमार्क के। बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 लेवल में महिला एकल में विजेता रहे कैरोलिना मरीन स्पेन की, और उप विजेता रहे विवियन झांग अमेरिका के। पुरुष युगल में विजेता है चेन बोयांग व लिu की चीनी जोड़ी है, और महिला युगल में विजेता है रीना मियाउरा और अयाको सकुरामोतो जापानी जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। ये 25 से 30 अप्रैल के बीच हुआ, दुबई में हुआ एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट, और 58 वर्ष के पश्चात भारतीय जोड़ी ने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, देखिए ये 25 से 30 अप्रैल को हुआ था दुबई में, और पुरुष एकल में देखा जाए तो विजेता रहे एंथनी सिनिसुका गिंटिन, ये इंडोनेशिया के हैं। उप विजेता है लोह कियान यू सिंगापुर के। महिला एकल में विजेता है ताई तजिंग यिंग चीन ताइपे के, और उप विजेता है आन से यंग दक्षिण कोरिया के। पुरुष युगल में विजेता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये भारतीय जोड़ी है। ठीक है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की, जो कि पुरुष युगल में विजेता रहे। और उप विजेता रहे आंगी सीन और तियो एई मलेशिया के। महिला कैटेगरी में युगल में विजेता है यूकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता जापान के। इन्होंने हराया दक्षिण कोरिया के बकाए बाइक हाना और ली सोही को। ठीक है, चलिए मिश्रित युगल में देखें तो विजेता है जियांग झेन बांग और वी याकीसिन। उप विजेता है झेंग सीवी और हुआंग यांगकोंग चीन के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023 स्टुटगार्ट ओपन। तो 17 से 23 अप्रैल को जर्मनी में स्टुटगार्ट में महिलाओं का पोर्श टेनिस ग्रैंड प्रिक्स संपन्न हुआ। महिला एकल में विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के, और उप विजेता है आर्यन सबालेंको बेलारूस के। महिला युगल में विजेता है डिजायरे मैरी क्राजिक अमेरिका के, और वो डेनिल सूज नीदरलैंड के, और उप विजेता रहे निकोल मार्टिनेज अमेरिका और जूलियना आल्मोस मैक्सिको के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मोंटे कार्लोज मास्टर्स टेनिस 2023। फ्रांस के मोंटे कार्लो कंट्री क्लब में टूर्नामेंट खेले गए। एकल खिताब के विजेता रहे आंद्र रूबलेव रूस के। उप विजेता रहे होल्गर रयूल डेनमार्क के। युगल खिताब विजेता है इवान डोडिक क्रोएशिया के और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं मायामी टेनिस ओपन 2023। तो देखा जाए तो 21 मार्च से 2 अप्रैल 2023 को एटीपी और डब्ल्यूटीए का लेवल 1000 का मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट फ्लोरिडा अमेरिका में मायामी में संपन्न हुआ। पुरुष एकल में विजेता है डैनियल मेदवेदेव रूस के, और महिला एकल में विजेता है पेत्रा क्विटोवा चेक गणराज्य के। फिर पुरुष युगल खिताब विजेता जो है वो है सेंटियागो गोंजालेज मैक्सिको के, और एडुआर्ड रोजर वैल्सेलिन फ्रांस के। महिला युगल में विजेता है कोको गॉफ और जेसिका पेगुला अमेरिकी जोड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ ऑगस्टा मास्टर्स के 6 से 9 अप्रैल को हुआ। अमेरिका में जॉर्जिया में ऑगस्टा में संपन्न हुआ 2023 में, और ये पहला मास्टर्स गोल्फ ऑगस्टा मास्टर्स स्पेन के जॉन राहम ने जीता है। ठीक है, पुरस्कार राशि मिला है 32.40 लाख डॉलर। फिर नेक्स्ट है चीन के डिंग लीरेन अब शतरंज के नए विश्व चैंपियन। डिंग लीरेन जो है शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने हैं। ये फीडे के नए शतरंज विश्व चैंपियन कौन बने हैं, तो चीन के डिंग लीरेन। देखा जाए तो 9 से 30 अप्रैल 2023 को कजाकिस्तान में अस्ताना में खेले गए इस मुकाबले में 7-7 के स्कोर से बराबर के रहने के बाद जो टाई ब्रेकर में नेपोमनियाची को हराकर चीन के डिंग लीरेन ने विश्व चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया। ठीक है, पुरुषों का विश्व खिताब जीतने वाला वह चीन का पहला शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व कप में भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान। तो देखा जाए तो 20 से 27 मार्च को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने भोपाल में संपन्न जो राइफल पिस्टल विश्व कप में 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा भारत। ठीक है, भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है सर्वजोत सिंह ने पुरुषों की कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और रजत पदक रिदम सांगवान ने जीता है। रिदम सांगवान और
वरुण तोमर की जोड़ी ने जीता है, ठीक है, रजत पदक। और 10 मीटर की एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने जीता है, ठीक है। पदक तालिका में देखें तो पहले स्थान पर चीन है 8 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य के साथ कुल 12 पदक के साथ। भारत दूसरे स्थान पर रहा 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 7 पदक के साथ। जर्मनी तीसरे स्थान पर है 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 3 पदक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं दिवस की ओर। तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया जिसका थीम या विषय कहें तो माइन एक्शन कैन नॉट वेट। फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया जिसका थीम है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। 11 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। फिर 13 अप्रैल को देखें तो मनाया गया है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को मनाया गया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस, इसका थीम है सभी के लिए पहुंच देखभाल के वैश्विक मानक के रूप में रक्तस्राव की रोकथाम। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस जिसका थीम है हेरिटेज चेंजेस। 21 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जिसका थीम है विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। 22 अप्रैल को मनाया गया है पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जिसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जिसका थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। 24 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को देखें तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, इसका थीम था टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इंप्लीमेंट। 26 अप्रैल को है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। 29 अप्रैल को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। 30 अप्रैल को मनाया गया है आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या फिर डायरेक्ट आप onlinestudycenter.in पर जाकर पीडीएफ सेक्शन ओपन कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।